बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। ये प्रोग्राम फवाद अहमद साहब होस्ट करते हैं। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर वो अपना शो नहीं कर पा रहे। उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रही हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट को अपोजिशन पहले से ही ज़हर कातिल करार दे चुकी है। अब मसला दरपेश ये आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें बजट पर नाला दिखाई दे रही हैं। हुकूमत की सबसे अहम इत्तेहादी जमात, जिनके वोटों से हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी है, वो भी नाराज है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात तो हुई, लेकिन इस मुलाकात को बेनतीजा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बीच तनो-तेज जुमलों का तबादला भी हुआ है और एक दूसरे को जेल तक पहुंचाते रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या हुकूमत विफाकी बजट मंजूर करा लेगी? अगर कराएगी तो फिर किन शराइत पर? क्या हुकूमत तजवीज़ करदा बजट में तब्दीलियां लेकर आएगी? इन सब बात पर तो हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने पार्टी चेयरमैन की रिहाई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। PTI दोनों कानूनी और अवामी महाज पर खूब जोर लगाए हुए है। देखते हैं कि उन्हें कामयाबी कब मिलती है। बकौल शेख रशीद अहमद साहब, अभी बानी PTI की रिहाई के हालात नहीं हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में KPK में जारी लोड शेडिंग पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बिजली खुलवाने तो पहुंच गए, मगर उनके अपने शहर डेरा इस्माइल खान में बिजली की चोरी 80% तक पहुंची हुई है, जो कि एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मौजूद है, इख्तियार वली खान साहब है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगाज हम रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से भी कर लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, आपके चेयरमैन की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अब बजट तो इन्होंने पेश कर दिया, बजट पास होना है अवाम का, ठीक है, ये अवाम दोस्त बजट तो इसको नहीं कहा जा सकता। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी ऐसे ही हैं जी कि हम कि ये अवाम दोस्त नहीं है, इसको अवाम दोस्त बनाया जा सकता है। तो हुकूमत को हमारी मशावरत के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मलबा उठाना है तो फिर उसमें हमारा मशावरती अमल जो है उसका भी हम हिस्सा हो। और बाकी तो कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जो किसी भी सूरत कोई इतने संगीन हो कि जिनकी जिसपे कोई किसी को बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक या उससे मिलती जुलती चीजें हो, पीपल्स पार्टी सब चीजें बर्दाश्त करेगी और वो बर्डन उठाने को भी तैयार है। इसके अलावा कोई खास इस किस्म की कोई शराइत नहीं है जो जिसपे किसी भी जमात को कोई तकलीफ हो या वो उसको समझे कि ये बोझ है हम पे। तो हसन मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे हैं कोई खास किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं आपके, तो फिर ये जो बिल है ये पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि महंगाई चले मान लेते हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक कम थोड़ी ज़रूर हुई है, फिर तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं, अब क्यों नहीं फिर बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? ये देखें, बिल ने तो अपने टाइम पे पास होना है। बजट ने कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि वो टाइम से पहले हो जाए। जो जो चीजें उसके लिए दरकार है वो सारी होनी है, उस पर जनरल डिस्कशन होनी है, उसमें कट मोशंस आनी है, वो सारा कुछ अभी होना है। उसमें इतनी जल्दी वाली बात नहीं है। और मेरे ये कहने से कि कोई खास नहीं है, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये अहम नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि खातिर खा महंगाई में भी कमी हुई है, हम समझते हैं कि अगर किसी भी काश्तकार या किसान के गले पे छुरी चले और कोई रिलीफ किसी को मिले या कोई महंगाई में कमी हो, तो ये महंगाई में कमी नहीं है। दरअसल हमारी जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, अगर हमारा काश्तकार जो है वो खुशहाल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। ये हमारा ख्याल है और हम चाहते हैं कि उन सारी चीजों को सामने रखकर हमें बजट में जो मंजूर करना है, हमारी ये उसमें कटौती की जो तहरीकें हैं वो शामिल की जाएं और उसके मुताबिक उस बजट को बनाया जाए। इससे ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई खास नहीं है तो ये खास नहीं है, ये बहुत अहम है।
और तनख्वाहदार तबके के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, हम तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जो मुलाजमीन है टैक्स भी बढ़ गया, उनका भी तो होना चाहिए ना। तो जो छोटे मुलाजमीन है जिनसे टैक्स कटौती होती है, वो कहाँ ये अफोर्ड करते हैं कि वो जाए और वो कतार में लगकर और वकील करके और वो अपने रिटर्न्स जमा करवाते फिरे। उनके लिए कोई अंडर वन रूफ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक आदमी जो टैक्स दे रहा है वो उसको उसके हिसाब से डील किया जाए, ना कि वो एक सरमायादार के मुकाबले में वो भी वकील ले जाकर और वो सारी अपनी कर रहा हो। ये चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको कम किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, ना कि टैक्स लगा दिए जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह एक एक तो उस पर नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें जो भी होगा वो सारा अलामिया जारी जब होगा तो उसमें सारी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ हैं। इख्तियार वली खान साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो आपने जान दिया है, कल भी मुलाकात हुई थी, मनाने की कोशिशें की जा रही हैं बिल को पास कराने के हवाले से। क्या वो कह रहे हैं कि हमारी कोई ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात या कोई ख़ास शराइत तो है नहीं, वो जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, इदारों की निजकारी है, ये जो मामलात हैं, फिर वो पावर शेयरिंग की पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं, क्या किस तरह से फिर राज़ी किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? नून लीग का क्या स्टांस है इस पर? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि हसन मुर्तज़ा साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और वो बात वाज़े है। वो कह रहे हैं ऐसा बजट भी नहीं है कि ये कोई अवाम दुश्मन बजट है। दो तीन चीज़ों अवाम दोस्त भी नहीं कह रहे, पॉइंट आउट किया कि वो अवाम दोस्त भी नहीं कह रहे इस बजट को। कह रहे हैं कि इसमें दो तीन, अच्छा ठीक है सही है, जो मैंने सुना मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दो तीन चीज़ें इन्होंने पिन पॉइंट की हैं, उन पे कल हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात हो चुकी है और इनके सेकंड टियर लीडरशिप के साथ भी बात होगी, इनको ऑन बोर्ड रखेंगे। बजट बनाना, ये अभी जो पेश हुआ है ये बजट तजावीज़ हैं, ये सारी सपोजिशंस हैं, प्रपोजल्स हैं। इसको किस तरह इसकी नीटी ग्रिटी निकालना, फिर अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर हम बात करेंगे, इनके साथ मशवरा करेंगे और इनकी मर्ज़ी से हम आगे चलेंगे। खुशी की बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, एक जमहूरी जमात है और इनके लोग समझते हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। इन नामसाद हालात में अगर कोई ये कहे कि आप टोटली टैक्स फ्री बजट पेश करो, इसको भी पैसे दो, इसको भी पैसे दो, उसको भी नवाज दो, इसको भी नवाज दो, उसको भी तो इख्तियार वली साहब आप बात कर लेते ना, आप मुशावरत कर लेते ना। आप अगर ये बजट आप कह रहे हैं कि बजट अभी पेश किया है महज, तो क्या डी लिस्ट फिर क्यों कर दिया गया इस जमहूरी पार्टी को? इनसे मुशावरत कर लेते, इनकी राय ले लेते। नहीं, ये आपके अपने जज्बात या अल्फाज हो सकते हैं। वी नेवर डिलिस्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम बड़ी कदर और बड़ी मेरे जज्बात आप सबके लिए बराबर हैं। मैं तो एक कौम की एक नुमाइंदा होकर बात कर रही हूँ आपसे जी। तो आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगी तो सवाल के पीछे सवाल, इस तरह बात नहीं होगी। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि हमने डी लिस्ट नहीं किया, हमने नो लिफ्ट नहीं किया, इनको हमने इग्नोर नहीं किया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में, हमारा अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में। इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, इट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, और उन चीज़ों को बैठकर हल किया जा सकता है। जैसे कल वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अब इसके बाद जितने भी सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो बैठेंगे और चीज़ों को आपस में तय कर लिया जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं, मेरे ख्याल में वो आपसे भी छुपे नहीं है। वो जो तहरीक इंसाफ के साथी बैठे हैं, इनसे भी छुपे नहीं है। ऐसे हालात में आप कोई आइडियल किस्म का, कोई बिल्कुल ही आप ये कहें कि हमने एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसा बजट पेश कर दिया कि आपने पूरे मतलब सिस्टम को उसमें डाल दिया कि हमने तमाम मतलब बीच की राह आप कह रहे हैं निकाल दी। शहीद इख्तियार वली साहब, बड़ा अच्छा नून लीग का आप अगर ये स्टांस है तो बड़ा अच्छा स्टांस है। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मोहसिन शाहनवाज रांझा की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत गिरी तो फिर आप भी जेल में होंगे हमारे साथ साथ। क्या हो रहा है ये, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, मोहसिन शाहनवाज साहब ने जो बात की है, अब बात तो मैं भी कोई भी बात आप कहें तो यहाँ बैठ के मैं भी कुछ ना कुछ कह दूं, उससे क्या फायदा है?
मोहसिन शाहनवाज साहब हमें किस चीज से डरा रहे हैं? अडयाला जेल से। उसी अडयाला जेल से हमने लाशें नहीं उठाई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को वहां पे फांसी नहीं दी गई थी, अडयाला जेल में मेरी बाकी दीगर क़यादत नहीं रही। भाई हमको तो यही रहना है, हमने इन्हीं जेलों में गुजारा करना है, इन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाने हैं। आप अगर करें, हमें जिस अडयाला से आप डरा रहे हैं ना, वो अडयाला हमने बड़ी देखी हुई है। हमने ज़ियाउल जैसे बदतरीन दौर का भी सामना किया है, हमने तो मुशर्रफ जैसे आमिर का भी सामना किया है। कभी एक दफा हमारी तरफ से दरखास्त आई हो कि हमें जी मुल्क से बाहर जाने दें और 10 साल के लिए हम सियासत नहीं करेंगे। तो अच्छा खासा तो मामला चल रहे हैं, अच्छा खासा वक्त चल रहा है। हसन मुर्तजा साहब चुप करके वोट दे दें। आप क्यों जेलों में जाना चाहते हैं? आप मुल्क की इकॉनमी जो है इसकी मुतहम्मिल नहीं है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है। हाँ कर दें, उनको करा दें पास इस बजट को। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि या अडयाला जाओ या बजट पास करवा दो। सही, तो ठीक है, अगर हमें अडयाला ले जा सकते हैं तो हमें ले जाएं अडयाला। हम तो अडयाला से नहीं घबरा रहे, ना अडयाला से भाग रहे। हम तो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपका मलबा उठाने को भी तैयार है, लेकिन हमारी मशावरत तो हो, एक चीज हमने की हो। अब हम गंदम जो खरीदने वाले हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का डाका डाला है जी, पीपल्स पार्टी ओन कर ले अपने कंधे पे या अपने माथे पे, वो लिख ले कि ये डाका हमने डाला है। अगर हम कहते हैं कि यार जो उसके हैं उनको जिम्मेदारान, उनको करार वाकया सजा दो, पीपल्स पार्टी कौन सी गलत कह रही है? हाँ, अगर काश्तकार के बदले आप हमें जेल भेजना चाहते हो कि ये उसके हकूक की बात करती है पीपल्स पार्टी, तो हम सारे जाने के लिए तैयार है। भाई हमारे मुकदमात जो है, हमने तो 11 साल जेलों में काटे हैं। अब 11 साल वालों को आज अगर अडयाला से डराया जाए तो क्या हम उस चक्कर में सारा कुछ मान लें? इख्तियार अली खान साहब, क्यों धमकियां लगाई जा रही हैं आपकी तरफ से? अब ये मोहसिन शाहनवाज वो कह रहे हैं हमने डिक्टेटरशिप का भी डटकर मुकाबला किया है, हम जेलों में भी जाने को तैयार हैं, अभी भी चले जाएंगे। क्यों धमकियां क्यों लगाई जा रही हैं? कोई बीच का रास्ता निकालें आप भी। नहीं, ये आपने जरा मोहसिन शाहनवाज की स्टेटमेंट को जरा थोड़ा ज्यादा आपने एग्जेजरेट कर दिया। वो उन्होंने बात इस तरह की थी, आई डोंट नो उनका कॉन्टेस्ट क्या था। अच्छा। जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा वो ऐसा ही था कि मतलब अगर आप बजट पास नहीं होगा तो मीन्स हुकूमत नहीं रहेगी, तो शायद फिर कल हम भी जेल में हो, आप भी जेल में हो, और शायद कुछ ऐसे लोगों के हाथ हुकूमत लग जाए जो आपके भी सर के दुश्मन है और हमारे। तो सर आपको डर क्यों है कि आप जेलों में जाएंगे? क्या ऐसे क्या खदशात क्या हैं? यार आप कमाल करती हैं, हम कहाँ से डर रहे हैं? हमने कौन सी जेल है इस पाकिस्तान की जो नहीं काटी है? ये हसन मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं, क्या आपका क्या ख्याल है कि हम जेलों में नहीं गए? अगर इन्होंने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा था तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने भुगता है। अच्छा। कौन सी जेलें जो हमने नहीं भुगती है? हाँ। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैं 3 नाखून निकाल के आया हूँ, मेरे नाखून निकाले गए। पाकिस्तान का कोई जेल ऐसा है नहीं जो मैंने काटा नहीं है। मुस्लिम लीग नून से 35 साल की मेरी रफाकत है, 3 नाखून मेरे निकाले गए, मेरी 4 उंगलियां रियासती तशद्दुद में तोड़ी गई है। हम कोई बर्गर टाइप के लोग तो नहीं है। ये बातें छोड़ दे। अब मोहसिन शाहनवाज की एक स्टेटमेंट, उसको आप इतना मत रगड़ें और इतना ना उसको उछालें। वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनकी कोई स्टेटमेंट होगी। अच्छा। जो भी उसका कॉन्टेस्ट होगा, आधी मैं बताता हूँ आपको, आधी आयत पढ़ेंगे तो तर्जुमा गलत निकलेगा। अच्छा। आधी आयत मत पढ़ा करें, आधी हदीस सुनानी भी ये गलत होती है, पूरी बात की। चलें, ये हसन मुर्तजा साहब से जान लेते हैं। हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम जेलों का डरावा नहीं धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये मैसेज दिया था कि अगर हमारी हुकूमत गिरी तो आप भी जेलों में जाएंगे, अगर हम जेल में जाएंगे तो। देखें, मैंने पहले भी अर्ज की है कि वली साहब बेशक यकीनन वो जेल भी उन्होंने काटी होगी, सारा कुछ उन्होंने किया होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने मुझे मोहसिन शाहनवाज साहब का जो रेफरेंस दिया, मैंने उसके जवाब में अर्ज की कि हमें किस चीज से डरा रहे हैं। हम हाजिर हैं, अडयाला को तो हमने बड़ा अच्छी तरह देखा हुआ है। मैंने इसमें कब कहा है कि उन्होंने वली साहब ने जेल नहीं काटी? यकीनन उन्होंने काटी होगी, लेकिन 10 साल जद्दा में भी हसन मुर्तजा या उसकी क़यादत रह के नहीं आई, वहां पे भी कोई रहा है 10 साल, उसकी बात कर रहा हूं मैं इनकी बात नहीं कर रहा साहब। मेरे ख्याल में मैं उनकी अगर हमें एक तरफ से धमकी मिलेगी साइड पे लेके जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हम खामोश तमाशाई बन के वो चीजें सुनते रहेंगे कि हमें कोई धमकी दे रहा है, ठीक है जी वो धमकी दे ले?
इस तरह हालात नहीं है। अगर ये करना है तो फिर मोहसिन साहब को समझाना चाहिए, हनीफ अब्बासी साहब को समझाना चाहिए। मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, सियासी कारकुन है, मैं उनका भी एहतराम करता हूं, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि ये आप नहीं इस तरह बात कर सकते। बजाय इसके कि उनको रोका जाए, हमें बताया जाए जी कि हमने जेलें काटी, हम सारों की जेलें भी जानते हैं, सारों की तकलीफें भी जानते हैं, हमने खुद भी देखी हैं। और मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब, वो कतन ये सोच नहीं रखते होंगे। वो उनको पता है तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है, वो ये बात नहीं करते। ये वही बात करते हैं जिन्होंने अभी तक वो चीजें देखी नहीं है। तो हम ना जाएं उस तरफ। हमें बेहतरी है कि हम एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है जो बजट डॉक्यूमेंट है, उस पर आजकल डिबेट चल रही है, तो हम उसमें अगर अपने इत्तेहादियों को शामिल कर ले तो उसमें बुरी बात क्या है? कौन सा इसमें मुश्किल या ऐसी रॉकेट साइंस है? गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और इख्तियार वली खान साहब हैं मेरे साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। शौकत बसरा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, अगर ये जो बजट है ये पास नहीं होता है, मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट डेफिनेटली वो खो देगी, तो फिर क्या समझते हैं आप? ये हुकूमत है, ये तो एक दूसरे को बराह रास्त धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नून लीग की तरफ से कहा गया है कि अगर वोट ना दिया गया, बिल पास ना कराया, हम जेलों में गए, हमारी हुकूमत गिरी, तो ये भी जेलों में जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये सब टोपी ड्रामा है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी क्या जरूरत? वैसे भी क्या बजट इन्होंने पेश किया है? जिन्होंने बजट पेश करवाया है, जिन्होंने किया है, उन्होंने पास भी करवाना है। और ये बजट IMF का बजट है, उन्होंने पिया है। इन्होंने तो उसका अगर और मगर भी चेंज नहीं किया इन बेचारों ने। और ये जो जालमाना बजट है, इसके नतीजे में अब पहले ही पाकिस्तान में जो महंगाई बेरोज़गारी है, आप देखेंगे इसके बाद महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। जो टैक्सेस लगा दिए इन्होंने, अब तो मरने पे भी टैक्स है। आपकी जो आप किसी को दफनाते हैं उसको भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि ये लड़ाई कर रहे हैं, इनकी लड़ाई सिर्फ 2-4 बातों पे होती है। वो है कि ये गवर्नर का ओहदा मेरा था, तुमने ले लिया, ये फलां वजारत हमारी थी, ये जो IMF के पैसे आए हैं इसमें से हमें पैसे कितने देने हैं। और दूसरा फिर ये लोगों को दिखाने के लिए, ये लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि IMF का बजट है। ये इस पे हम हसन मुर्तज़ा साहब को इससे जान लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, IMF का बजट इसको कहा जा रहा है, इसको जहर कातिल भी करार दिया गया अपोजिशन की तरफ से। अब ये बसरा साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सब टोपी ड्रामे हो रहे हैं, ये अवाम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया, बिल तो पास होकर ही रहेगा। मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात जानना चाहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल की जो बड़ी मुलाकात थी बेसूद रही है, आज भी एक अहम बैठक हुई है, आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या तहफ़्फ़ुज़ात बता दें आप कि क्यों वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि चुप करके आप वोट दें, बस मामला जो है वो सेट हो जाएं? देखिए, ये चीजें कुछ कबल वक्त होती हैं। ये इंशाल्लाह ताला जब ये मुज़ाकरात अपने अंजाम को पहुंचेंगे, पूरी कौम देखेगी कि वो टोपी ड्रामा था या उसमें से कोई हासिल कोई चीज हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है क्या वो दुरुस्त था या नहीं, ये एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा। जहाँ तक बसरा साहब की बात है, वो तो इस सारे सिनेरियो में इररेलेवेंट है। वो किस जगह पे रेलेवेंट है, उनकी गुफ्तगू आप सुन लें। ये IMF का बजट है, यकीनन वो सही कह रहे होंगे, मैं इस पे नहीं दो रहा कहता कि कोई दो रहे हैं, मान ली उनकी बात। लेकिन वो मुझे बताएं 4 बजट उन्होंने भी पेश किए हैं, वो क्या IMF से इलावा थे? वो IMF के नहीं थे? क्या उनकी क़यादत खुद नहीं ये बात तस्लीम करती रही कि हमारे तो जो सेशन थे, जो बजट सेशन था, उसमें जो हमारी हाजिरी थी वो कोई और पूरी करता था? क्या वो नहीं कहते रहे? क्या उन्होंने बार बार नहीं कहा जी कि जनरल बाजवा जो है वो और हम तो एक पेज पे है और जनरल बाजवा का मैं एहसानमंद हूँ, इतना तो जमहूरी लोगों ने नहीं मेहरबानियां की जितनी बाजवा साहब ने की हैं। ये सारी चीजें सबको पता है, बात बजट पे होती है, वो कहीं और ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो रेलिवेंट नहीं रहे, इररेलिवेंट होते जा रहे हैं। और वो रेलिवेंट होने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो बीच में हो जाएंगे। ये आपने जो सवाल मेरे साथ करने थे मैंने उनका कहा है, वली साहब ने वो बातें सुनी है।
उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया है कि ये अगर कोई बयान देता है तो उसका जाती बयान। चलिए वली साहब से जान लेते हैं, बाजवा साहब का जिक्र हो रहा है तो बड़ी स्टेटमेंट कल जुबैर साहब की सामने आई थी। इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा था कि 2 मुलाकातें हुई थी बाजवा साहब की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जुबैर वाली बात जो है ना, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जब बंदा पार्टी छोड़ देता है ना, अच्छा, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते तो वो फिर कोई बात नहीं रहती। मुलाकात नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा कि मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम एक साथ खड़े होते थे, साथ हमारी कुर्सियाँ होती थी, धूप में, छाँव में, सर्दी में, गर्मी में। उस तरह करता हूँ वो झूठ ले रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं और अपने नंबर या अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नंबर 2, जो अभी बसरा साहब कह रहे हैं ना कि ये IMF का बजट है, और खुदा के बंदो, एक तो मुझे नहीं पता कि इनको शायद इस बात ये भूल गए हैं कि अभी कुछ अरसा पहले इनकी हुकूमत थी, इन्होंने एक बजट पे कहा है कि जी बड़ा, इनका लीडर बोलता था कि जी बड़ा ज़बरदस्त पैकेज मिला है जी, IMF ने बड़ा अच्छा पैकेज हमें, बड़े अच्छा डील हो गया। और बजट पास होने के बाद जी थैंक्स टू जनरल बाजवा, बजट पास कराने में बड़ी उन्होंने हमारी मदद की है, वरना हम तो बजट पास नहीं कर सकते थे। एक बंदे को फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए गर्दनों से पकड़ कर ये लोग असेंबली में लाते थे और उनसे अंगूठे लगवाते थे। ये अवामी बजट की बात करते हैं। पहले अपनी करतूत देखो, अपना माजी देखो, फिर उसके बाद आगे बात करो। इससे ज़्यादा तुम कर क्या सकते थे? आज इस मुल्क में महंगाई का जो राज है, जो आज इतना रोना धोना है, अगर 27 पाकिस्तान के कर्जे अगर आप लोगों ने दुगने ना किए होते तो शायद ये हालात ना होते। आपकी अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने IMF का बंदा बिठा दिया था। आपने अपना जो मुल्क की एसेट्स हैं वो सारी IMF के पास गिरवी रखवा दी। वो तो खैर, ये वो जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के बारे में भी तहरीक इंसाफ की यही स्टेटमेंट है। शौकत बसरा साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपने भी बजट पेश किए थे, आपके बजट क्या है? वज़ीर ख़ज़ाना इनके आए हैं जी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है मदीहा कि अभी जनरल बाजवा की बात हो रही थी तो जुबैर साहब मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के तर्जमान थे उस वक्त, जब उन्होंने कहा है कि मुझे मरियम बीबी ने और नवाज शरीफ ने कहा कि तुम जनरल बाजवा से मुलाकात करो और हमारी डील करवा दो ताकि इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला जा सके। सही। फिर ये मौलाना फजल रहमान जो उस वक्त PDM के चेयरमैन थे, सदर थे, उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया। चलें, हम ये मुतालबा किया है, हम कर रहे हैं कि आप एक काम करें, जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आज इनकी हुकूमत है, बेशक जाली है या फॉर्म 47 की है, इन्हें कहें बिस्मिल्लाह करें, इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाए और उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि जनरल बाजवा और उसमें जुबैर साहब, मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी पेश हों ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि एक आपकी पार्टी का तर्जमान ये कह रहा है कि मुझे मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से हुए, उन्होंने कहा तुम होते कौन मुज़ाकरात करने वाले? उन्होंने कहा मुझे रोका है मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी ने, तो आप उनसे बात करें। तो ये बहुत संजीदा बात है। और दूसरी बात देखें, आज भी हम ये समझते हैं कि ये जो पार्टियां, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठी हैं, वरना हसन मुर्तज़ा मेरे भाई हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आज हम पीछे हट जाएं ये जेलों में होंगे। नून लीग कह रही है हम पीछे हट जाएं, हम दोनों भी जेलों में होंगे। ये है इन पार्टियों का असल चेहरा। जो मैंडेट ये बात कर रहे थे बजट की, भाई अगर मुझे कोई फार्मूला बता दें, पाकिस्तानी कौम तो गरीब से गरीब तर हो गई। ये मियां नवाज शरीफ साहब हों, मरियम बीबी हों, शहबाज शरीफ हों, आसफ अली जरदारी साहब हों, ये गरीब क्यों नहीं हुए? ये अमीर से अमीर तर हो गए। ये अपने सारे पैसे पाकिस्तान से बाहर ले गए। मैं दोनों भाइयों से एक बात कहता हूँ, कानून साजी करें, हम इनका साथ देंगे इसी फिनांस बजट में। जिसने एक बात तो सुन लें, कानून साजी करें। जो मुल्क से पैसा लूट कर गया है, खा वो दुबई लीक्स की शक्ल में सामने आया है, पनामा लीक्स की शक्ल में सामने आया है, वो एवन फील्ड वाले हैं, जो जहां भी हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दुबई लीक्स में तो अलीमा खान का नाम भी सामने आया है। खैर शौकत बसरा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि सनत इंक्वायरी होने लग गई तो अभी बजट की हम बात कर रहे हैं, इख्तियार वली साहब क्या कहेंगे? शौकत बसरा साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाकायदा एहतसाब होना, वही वो अपने लीडर का नारा है उनका एहतसाब। देखिए एहतसाब जो है ना, वो तो अगर ये कहते हैं ना कि फला मालदार हो गया है,
मैं इनको ये कहता हूँ कि आ जाओ, आपके स्वात का एक MPA जब इस असेंबली में 2013 में आया था, वो नंगे पैर आया था, टैक्सी में बैठकर आया था असेंबली के पहले इजलास में। आज उसके 22 अरब रुपए के असासाजात हैं। कहाँ से आए हैं? पेशावर का सेरीना होटल किसने ख़रीदा है आपको पता है? 10 फ्लोर मिल किसने लिए हैं? एक चेन लंबी चौड़ी पेशावर में फार्मेसीज की किसने खरीदी है? पेशावर के म्यूजियम के कीमती मूर्तियां और नवादिरात बनी गाला में किसने रखवाई हैं? और आपका खान इतना ईमानदार है तो आप जब लीक्स की बात करते हो तो 190 मिलियन पाउंड को मत भूलो। आप सब लोग मलिक रियाज के तनख्वाहदार गुलाम बन चुके हो, आप उनके नौकर हो, आजकल उनके मुंशी भी लगे हुए हो, आप उनके तर्जुमान बने हो, आप PTI के नहीं लगते आजकल। दूसरी बात यह है ना कि जो जुबैर साहब बात कर रहे हैं, जुबैर साहब की इतनी अहमियत नहीं थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब वो जमात में थे, हमारे साथ पार्टी में थे। ये उस कैलिबर तो का ऐसे बंदा तर्जुमान लगा दिया गया था जिसको उठा के देखिए, तर्जुमान तो मैं भी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, तर्जुमान मैं भी हूँ, इस जमात का तर्जुमान मैं भी हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का भी हूँ और पार्टी का भी हूँ। लेकिन मेरी ये वो आपके लीडर, आपकी पार्टी के लीडर के सरबराह के तर्जुमान थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उनकी कोई सियासी अहमियत ही नहीं थी। जी 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 जी, मेरी बात सुने, तर्जुमान थे ना, उनके कोई मतलब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, उनके पार्टी के सदर नहीं थे। अच्छा। उनके पार्टी का वो कोई इस तरह, उनके पास कोई ओहदा नहीं थे। स्पोक्स पर्सन इज समथिंग एल्स। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जुबैर साहब अपनी हैसियत कद काट से तो ज्यादा बोल रहे हैं और अपना भाव बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। आप फिर इतना ज्यादा उनको छूट क्यों दे रहे हैं? उन पे केसेस करें, उन पे केस कराएं। अब ये वरना तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उछालेगी इस मामले को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि किस किस पे केस कराएंगे। केस कराने हुए तो सबसे पहले तो बसरा साहब सामने बैठा है, ये कहता है कि मरने पे टैक्स लगा हुआ है, कफन पे टैक्स लगा हुआ है। मैं इनको कहता हूं मरने पे और कफन पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको अश्योर कराता हूं, वादा जीने पे टैक्स लगा दिया है, बावर कराता हूं। अगर यकीन नहीं आता तो ट्राई इट। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए इस ब्रेक के बाद। और नाज़रीन गिरामी, अभी जो अहम टॉपिक है जो कि प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम ये है, एप्सप और पामी की जानिब से ख़त लिखा गया है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराती चलो जी। आज मेरे साथ प्रोग्राम पे सदर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तालिब सैयद करीम साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जो एप्सप और पामी की जानिब से वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है, उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। बेसिकली आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, इसमें दो जो मेन इश्यूज हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स और रिसर्चर्स पर। एक तो जो टैक्स ब्रैकेट में जो चेंजेस आए हैं, जिसमें काफ़ी जो टीचर्स हैं और रिसर्चर्स हैं वो एक हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में चले गए, विच इज 35% जी। और उनकी वजह से उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो टेक होम सैलरी, उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि एक जाहिर है, जब आप एक कम टैक्स ब्रैकेट से हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। दूसरा जो एक सीरियस इम्पैक्ट है वो ये है कि जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं, जो कई सालों से एक टैक्स रिबेट मिल रहा था 25% का, जिसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स, आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये है, तो आपको एज अ टीचर और रिसर्चर आपको 75 रुपये गवर्नमेंट में जमा कराना होता था, जो 25%, विच इज अ गुड बेनिफिट फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स, वो भी विड्रॉ हो गए। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को एड अप करें तो जो टैक्स लाइबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स, और उनकी जो टेक होम सैलरी है उसमें एक एडवर्स इफेक्ट आएगा अगर ये पास हो जाता है ये फाइनेंस बिल, जिसकी वजह से देखें जो हमारे मुल्क में जो हायर एजुकेशन सेक्टर बहुत फेस कर रहा है वो ब्रेन ड्रेन है, जिसमें जो PhDs हैं, स्पेशली जो बाहर के PhDs हैं, ये जो बाहर PhD कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, जो और यहाँ के जो अच्छे PhDs और रिसर्चर्स हैं, अब वो आई थिंक दे विल हैव सेकंड थॉट। वो सोचेंगे कि शायद हम बाहर चले जाएं
किसी और दूसरे मुल्क में जाकर करें जहाँ हमें ज्यादा आमदनी हो। क्योंकि देखें अगर आप इन चीजों में अगर आप करें, और ये जो टैक्स ब्रैकेट की मैंने बात की थी, तो सब टैक्स पेयर्स पर, आप पर भी होगा, मेरे पर भी होगा। लेकिन आप, ये तो मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप हर चीज में जीएसटी भी बढ़ जाएगी और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हो गए, तो देखें एक शख्स जिसकी टेक होम कम हो जाती है तो उसके लिए फिर मुश्किलात होंगी टू बाय। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, हुकूमतें होती हैं, उनका जो फोकस होता है वो सेहत पे होता है, तालीम पे होता है। और ये जो आप जितने ज़्यादा आप बता रहे हैं, जो छूट ख़त्म कर दी गई है और ख़ास तौर पे टैक्स पेयर्स इस नेट में लाए जा रहे हैं, जिस तरह से टैक्स को बढ़ा दिया गया है 35% अब मज़ीद बढ़ जाएगा। एक FPR की जानिब से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, उस मामले पर क्या कहेंगे आप? वो भी खत्म कर दिया गया? जी वो भी खत्म, बिल्कुल आपने सही एक चीज रेस की है कि वो भी खत्म कर दिया गया है। वो जाहिर है उसमें डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का जो यूनिवर्सिटीज है और उन पर एक इम्पैक्ट आएगा कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स थे और यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक FBR की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसमें उनको 100% विथहोल्डिंग टैक्स की और अदर टैक्सेस की एग्जेम्पशन होती थी। फॉर एग्जांपल उनके प्रॉफिट्स में या के बिल में या जो अदर एरियाज हैं उसमें मिलती थी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भी खत्म कर दी गई है। अब एक डिस्क्रेशन होगा कि 100% एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब एक आई थिंक कमिश्नर के पास डिस्क्रेशन होगा कि वो कितना एग्जाम करेगा उसको, तो एक उसमें भी एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। और अगर मैं सिर्फ प्रॉविंस ऑफ सिंध की बात करूं, जो इट्स नॉट अ नेशनल इशू, क्योंकि ये और जगह नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी एक प्रपोज किया 3% टैक्स ऑन हेल्थ एंड बिल्कुल। और बाकायदा ये जो एफसर पर पामी की जानिब से मरासला अरसाल किया गया है, हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इस मौजूदा बजट पर जो है गौर व फिक्र करे, बल्कि अब जो तालीमी और सेहत का जो सेक्टर इसमें लाया जा रहा है उस पर भी गौर व फिक्र करने की शदीद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।